आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। और पटना 2 नंबर या 20 नंबर या 22 नंबर नहीं बनने वाला है, पटना नंबर 1 बनने वाला है। चाहे वो क्षेत्र रोजगार का हो, चाहे वो क्षेत्र साफ सफाई का हो, चाहे वो क्षेत्र स्वास्थ्य का हो, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे महिलाओं का हो, बुजुर्गों का हो, बच्चों का हो, हर तरह के क्षेत्र में, चाहे पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी लोगों के लिए पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है। बीच बीच में तुम्हें बताता भी रहता हूँ कि क्या है, किस प्रकार उसको नंबर 1 बनाया जा सकता है। ऐसे ही कह देने से थोड़ी होता है कि नंबर 1 बना देंगे। नंबर 1 बना देने में विकास की धारा को बढ़ाना होता है, तो उसकी साफ सफाई की भी बात वो जैसे आप देख रहे हैं ये कर रहा है। आम जनमानस की मानसिकता को भी चेंज करके अच्छे दिशा में ले जाने की बात होती है। तो निश्चित रूप से आम जनता भी आपको सहयोग करती है, तब सहयोग करती है जब आप में कोई कमी नहीं। आप खुद कमी लेकर के और आम जनता को कहिएगा, मान लीजिए कि आप खुद कोई गलत कार्य करते हो, मान लीजिए सिगरेट ही पीते हो, सपोज कीजिए, तो सिगरेट पीजिए और खुद दूसरे को कहिए कि आप बाबू सिगरेट मत पियो। निश्चित रूप से आपका कहना नहीं कोई मानेगा, तो कोई खुद देख रहा है कि आप ही सिगरेट पी रहे हैं, तो गलत कार्य है एक तरह से सिगरेट, क्योंकि आपके लिए ये है कि आपका शरीर खराब होता है। तो एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे भी सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोष रहित हो और कार्य करने का तरीका सलीका सब कुछ सही हो, अगर वो व्यक्ति जब समझाता है, वो व्यक्ति जब कहता है, तो निश्चित रूप से जनमानस उसकी बातों को सुन करके और करने का कार्य करते हैं। और जब सब कोई मिल करके हम आप कहने का मतलब कि जनमानस, पदाधिकारी, कर्मचारी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग मिल करके आपस में सामंजस्य बैठा करके जब कार्यों को करेंगे, तो निश्चित रूप से पटना नंबर 1 बनेगा, पटना बदलेगा और रोजगार भी आएगी। तो रोजगार जब आएगी तो बजट कहाँ से आएगा? बजट तो उतना ही है। तो ये सब ब्लूप्रिंट बना हुआ है। बजट तो मैं आने के बाद मैं बहुत सारी ऐसी जो मैं कम कर दूँ, हो सकता है कूड़ा का जो मैं उठाव का जो पैसा लिया जाता है जनमानस का, वो भी मैं कम कर दूँ, क्योंकि दूसरी तरफ से बजट का पूरा प्रावधान बना चुका हूँ। और लगभग जो अभी 1700 करोड़ की जो बजट है उसको बढ़ाते हुए 3000 करोड़ का बजट करने का पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है। और बीच बीच में मैं बताता भी रहता हूँ कि वो बजट कैसे बढ़ेगा। और अगर इस तरीके से अनुसरण करके अगर 10% उसका वर्क हो गया रहेगा, तो मुझे 90% ही नहीं करना होगा। मैं उस समय आऊँगा तो करूँगा और जनता जो है इससे लाभान्वित होगी। मीडिया में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आप सुर्खियों में बने रहते हैं। मीडिया में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आप सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो आपका पॉजिटिव प्रमोशन हो या फिर नेगेटिव प्रमोशन हो। अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव के पहले से ही ये खबर फैल रही थी कि आप चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं या परिस्थिति और हालात को देख के आपने अपना मुंह मोड़ लिया? देखिए, रोज प्रतिदिन सुबह में मैं जब जगता हूँ तो 2 तरह के कॉल्स मुझे आते हैं। ये जो प्रश्न आपने पूछा ये आज भी मेरे सुबह में आया, कल भी आया था, परसों भी आया था। अफवाहें फैलाने वाले लोग फैला रहे हैं कि अजय प्रकाश नहीं लड़ेंगे, अजय प्रकाश नहीं लड़ेंगे। अरे लड़ना थोड़ी मैं आया हूँ, मैं तो विकास करने आया हूँ, मैं पटना को बदलने आया हूँ, मैं पटना को नंबर 1 बनाने आया हूँ। अब उसके लिए मुझे अगर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा ही। अगर चुनाव लड़के ही उस दायित्व को लेने का प्रावधान बना हुआ है तो वो मैं करूंगा ही करूंगा। अब बात यह है कि अफवाहें अगर फैलाई जा रही है तो अफवाह क्यों फैलाई जाती हैं ये जनमानस भी समझती है, आप भी समझ रहे हैं। तो जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो फैलाएं। जनता के बीच में प्रतिदिन मिलता रहता हूँ, जनसंपर्क हमारा प्रतिदिन होता रहता है। और आज से नहीं, ये विगत कई दशकों से, वो चुनाव के लिए मैं थोड़े ही मिलते जुलते रहता हूँ, मैं तो कई दशकों से हमेशा बिल्कुल सर्वसुलभ रहा हूँ, चाहे किसी पद पर रहूँ या ना रहूँ। बीच बीच में तो मैं मंत्रालय, आयुष मंत्रालय में भी रहा, अभी तो शिक्षण संचालन, हर दृष्टिकोण से मैं समाज के बीच में तो रहता ही और मिलता रहता हूँ। तो ये तो मुझे कोई स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता थोड़ी है कि अब चुनाव आ गया तो चलो भाई अब हम सामाजिक हो जाते हैं। मेरे अंदर तो नैसर्गिक गुण है, नेचर है हमारा,
लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, तो वो तो कर ही रहे हैं। जब चुनाव का बीच में स्थगित हो गया, देखिए ना, आचार संहिता भी समाप्त नहीं हुआ है, तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो मैं करते रहता हूँ। आचार संहिता समाप्त नहीं होना भी बहुत गड़बड़ है, इसलिए है क्योंकि उसमें एक बंधन है। उस बंधन, जैसे निःशुल्क चिकित्सा शिविर, बहुत सारी बातें, डिजिटल प्लेटफॉर्म की ही बात है, बहुत सारा ऐसा है कार्य जो कि आचार संहिता के कारण नहीं कर पा रहे। अगर आचार संहिता समाप्त रहती तो वो मैं करता, वो तो मैं चुनाव में नहीं आता तो भी करता, आगे भी करूँगा। चुनाव में आने के बाद व्यक्तिगत रूप से जो मेरा व्यक्तित्व है वो मैं ऐसे भी करना है। तो कार्य करते रहना और सफल ढंग से करते रहना, यही मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है। और इससे जनमानस को लाभ पहुंचता रहे, वो अंदर आत्मा करती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होने को है, समय आने पर सब कुछ पता चलता है। निश्चित रूप से प्रसार सबके दिल में ना है, दिमाग में प्रचार से हो सकता है, तो प्रचार तो है ही। सब लोग चाह रहे हैं, मतलब सब लोग दिल से चाह रहे हैं कि इसी तरह का एक मेयर अब आना चाहिए। तो आएंगे, समय जब नोटिफिकेशन करेगी इस स्थगन के बाद, नए चुनाव का सारा शेड्यूल तय होगा, तो निश्चित रूप से रहेगा ही व्यक्ति, चाहे अब जो आरक्षण का भी मुद्दा जिस तरीके से भी हो। अब तो आरक्षण के मुद्दे, मेयर में कौन खड़े होंगे, किस जाति का होगा, डिप्टी मेयर में किस तरह का होगा, वो होने के बाद, नोटिफिकेशन के बाद ही ये सब चीज़ स्पष्ट होगा। सब कुछ शेड्यूल रहेगा, तो निश्चित रूप से सेवा करना है। मेयर के रूप में सेवा करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में दायित्व रहेगा, आपके कलम में शक्ति रहेगी। और वैसे तो मैं कर ही रहा हूँ, जो एक मेयर को करना चाहिए, एक सामाजिक व्यक्ति को करना चाहिए, वो तो मैं कई दशकों से कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। और निश्चित रूप से अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अफवाह लोग फैला रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें डर है कि बयान में आपने बार बार डर का जिक्र किया, कैसा डर है ये लोगों के भीतर? अब समझिए, अफवाह, मैं तो प्रश्न का ही प्रश्न मैं पूछता हूँ, अफवाह क्यों फैलाया जा रहा है? अफवाह अगर मार्केट में ये किसी लोगों के द्वारा बार बार फैलाया जाए, और शुरू से ही फैलाया रहा है, समय समय पर हमेशा अफवाह फैलाते रहे लोग कभी, लेकिन जब उनका भ्रम जो है टूटता रहा है, फिर एक बार लोग फैला रहे हैं, तो अफवाह उन्हीं का ना फैलाने की जरूरत है। तो क्या लोगों को विकास से डर है? अब जिन लोगों को विकास करना रहता, तो पहले लोगों को, अगर जिन लोगों को दायित्व मिला है वो लोग विकास करते, या जो वैसे लोग हैं जो पहले नगर निगम के पद पर नहीं रहे हैं और वैसे लोग जो लड़ रहे हैं, वो लोग भी अचानक से सामाजिक नहीं बन जाते। तो निश्चित रूप से मेरे नज़दीकी जो लोग रहे हैं, मैं जब जिन पदों पर रहा हूँ, तो उसको तो पद को तो मैं कहता हूँ दायित्व, और मानता भी हूँ। तो मैं तो काम करने वाला व्यक्ति हूँ। अगल बगल की बहुत सारी चीज़ें, जो एक कार्य को किया जा रहा है, और अगल बगल की बहुत सारी चीज़ें, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जहाँ लेन देन और पता नहीं क्या क्या होता है, वो मेरे रीजन में नहीं होता है। मेरे रीजन में सिर्फ काम होता है, उसकी व्यवस्था भी मैं अलग ढंग से प्लान करता हूँ। आप काम कर रहे हैं, आपकी पेट है, आप पदाधिकारी के रूप में हो या ठेकेदार के रूप में हो, जिस रूप में हो, आप काम कीजिए। जो उसका रियल शेड्यूल है उस तरीके से काम करना है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से काम तो होगा। तो हो सकता है कि जो लोग पैसे कमाने के उद्देश्य से या किसी और उद्देश्य से इस चुनाव में आ रहे हैं, उन लोगों को हो सकता है कि विकास पसंद नहीं हो, क्योंकि जनता तो चाह रही है इसी व्यक्ति को लाओ, क्योंकि इसके पास एक क्रिएटिविटी भी है, इसके पास प्लानिंग है, इसके पास तरीका है, सब कुछ ठीक रहे। कई जगहों पर मैंने कहा कि यहाँ अपॉइंटमेंट की आवश्यकता है, यहाँ रोजगार की आवश्यकता है, यहाँ रोजगार की आवश्यकता है। निश्चित रूप से रोजगार वहाँ दिया जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि बजट उसका फिर कहाँ से आएगा। तो मैंने बताया कि पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है। मैं होल्डिंग टैक्स कम करते हुए, मैं कूड़ा उठाव को कम करते हुए, उसके चार्ज को बंद करते, हो सकता है मैं समाप्त कर दूँ। 1100 करोड़ रुपया का बजट प्रतिवर्ष बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, वहाँ से पैसा आएगा। और जो 20,000 लोगों को रोज़गार देने की बात मैं कर रहा हूँ, उन लोगों को रोज़गार, उन लोगों का पेमेंट और सैलरी भी वहाँ से दी जाएगी। और रोज़गार देने का क्या मतलब है कि डिफरेंट तरह के वर्क, कार्य जो हैं
वो विकास के लिए नगर निगम अपने हाथ में लेते हुए करेगी। जैसे पार्कों का सुदृढ़ीकरण, जैसे महिला टॉयलेट की बात, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हर वार्ड में खोलने की बात, इस तरह का बहुत ऐसा कार्य है। जैसे खाद बनाने की फैक्ट्री की बात, जैसे सेंट बनाने की फैक्ट्री की बात, वहाँ तो एम्प्लॉय चाहिए ना, एम्प्लॉय चाहिए तो वहाँ उन लोगों का नियोजन होगा और नियोजन के बाद उससे यहाँ से उनकी सैलरी भी दी जाएगी। सारा का सारा पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार है और उसका अगर लोग अपने पहले प्रश्न में कहा कि अनुकरण कर रहे हैं तो 10% निश्चित रूप से अनुकरण कर रहे हैं। 100% आने के बाद जिसकी बंदरिया वही नचाता है, 100% बंदरिया को नचाया जाएगा और तब पूरी तरह से विकास देखने को मिलेगा। पटना बदलेगा, पटना नंबर 1 बनेगा। जो भी सवाल खड़ा हुआ और जो कुछ भी चल रहा है, प्रणाली अभी प्रक्रिया में है, निकल के जो सामने आएगा उसके बाद क्या कुछ आपका मूव होगा, कौन चुनाव लड़ेगा आपकी ओर से? बिल्कुल वही बात है कि अजय प्रकाश पूरी तरह से हृदय के साथ जनता के विकास के लिए खड़ा है। जब पिछली बार जब आरक्षण का आया और महिला सीट पटना मेयर के रूप में आरक्षित हो गया, तो जिस प्रकार मुझे लाखों लोगों ने कहा था कि आप ही हैं जो पटना की रूपरेखा को बदल सकते हैं, तो हम लोगों ने मीटिंग करके और मेयर के चुनाव में आने का निर्णय लिया था। तो उस बीच में भी आप ध्यान लिए होंगे 3 दिनों तक मैं रुक गया था, विचारणीय था, लेकिन उस 3 दिनों में लाखों लोगों ने मुझसे कहा था कि जैसा मेयर चाहिए वैसे आप हैं और आपकी पत्नी वीणा कुमारी जी जो हैं वो भी एक पढ़ी लिखी है और ऐसे संस्थान को संचालित करती हैं जो 7 देशों में जिसका ब्रांच है, निश्चित रूप से जो इतने बड़े संस्थान को संचालित कर सकती है। और आपकी अर्धांगिनी होने के नाते निश्चित रूप से आपका पूरा का पूरा सहयोग तो रहेगा ही और गुण भी होगा, तो निश्चित रूप से पटना नगर निगम को अच्छे ढंग से संभाल पाएंगे। तो मैंने उसका जवाब भी दिया था कि जो ब्लूप्रिंट मैं तैयार करता हूँ, अर्धांगिनी होने के नाते हम लोग कम से कम 8 से 10 घंटे एक साथ समय गुजारते हैं, तो डिस्कशन होता रहता है, वो सब कुछ जानती है। तो लोगों ने कहा तब आपको निश्चित रूप से अपनी पत्नी को खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पटना की ज़रूरत है। तो वीणा कुमारी जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया था और तब तक स्थगित हो गया। अब जो भी स्थिति, अब तो दोनों जनप्रतिनिधि के रूप में आ चुके हैं। अब जो भी स्थिति है, चाहे वो महिला सीट आरक्षित रहता तो वीणा कुमारी जी चुनाव में आएंगी और पटना की सेवा करेंगी, चाहे वो अनारक्षित होता तो मैं आऊँगा, और हम लोग एक दूसरे का साथ जैसे अपने जीवन में देते हैं और संस्थान संचालन में देते हैं, उसी प्रकार हम लोग नगर निगम के विकास में भी सारा कार्य को करेंगे और पटना बदलते हुए पटना नंबर 1 बनेगा।